नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए आपको बताएं, प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज कासगंज पहुंचे हुए थे, जहां उनका लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। सभा को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 10 मार्च के बाद जनता समाजवादी पार्टी का नाम बदलकर समाप्तवादी पार्टी कर देगी। जनता जानती है कि सपा सरकार के कार्यकाल में गुंडे, अपराधी, माफिया और अपहरणकर्ताओं को रोकने टोकने वाला कोई नहीं था, लेकिन हमारी सरकार गुंडों, अपराधी और माफियाओं को रोकती भी है, टोकती भी है और अगर फिर भी नहीं माने तो ठोकती भी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव करार जहां वो चुनाव हार रहे हैं, उन्होंने भाजपा प्रत्याशी केंद्र सरकार में मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल पर हमला करवाया। हमारी बहन गीता शाह के जो राज्यसभा की सांसद है, उनके ऊपर हमला करवाया और कल उनको कन्नौज में नशा चढ़ गया। मेरे पुलिस के जवानों को बदतमीज कहने की मंच से गलती की, अपराध किया है और मैं खुले मंच से कह रहा हूं, यूपी के आप मुख्यमंत्री रहे हो, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हो, इतनी स्तरहीन भाषा की आपसे अपेक्षा नहीं की जाती। सपा के समर्थक पार्टी आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी अखिलेश यादव के साथ फिरोजाबाद में मौजूद रहे और विपक्ष पर हमलावर नजर आए और प्रत्याशियों के पक्ष में वोटों की अपील भी की है। हम जानते हैं कि इस प्रदेश में अगर कोई विकास करा सकता है, अगर इस प्रदेश के नौजवानों को उम्मीदों पर कोई काम कर सकता है, तो ये गठबंधन कर सकता है और अखिलेश जी कर सकते हैं मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए। चुनाव तो बड़ा दिलचस्प रहा। मैं नौजवानों को बताना चाहता हूं, 2 चरण के आपके चुनाव हुए। पड़ोस के जिलों में आपने चुनाव देखा है, वहां भी पता कर लीजिएगा चुनाव कैसा रहा। और ये गर्मी बहुत चली, बाबा जी ने कहा कि गर्मी बहुत है क्षेत्र में, गर्मी है कि नहीं है? तो 2 चरण ने तो मामला फिट कर दिया और तीसरे चरण में बचा कुछ आप फिट कर दोगे। अगर आप सहमत हो तो हीरालाल जी की बड़ी फेमस कुल्फी है यहाँ की। हमारी गर्मी निकलेगी नहीं बाबा, लेकिन चुनाव के बाद यहां से जो कुल्फी आपके यहां भेजेंगे गोरखपुर, आपको विश्वास दिलाता हूं काम होंगे। जो काम 5 साल में आपने देखा नहीं हो पाए, प्रदेश को पीछे धकेल दिया गया। और कितने कायदे से झूठ बोलते हैं। अगर झूठ का ओलंपिक हो जाए, झूठ के ओलंपिक में सारे स्वर्ण पदक यही लोग जीतेंगे। बताइए, गडकरी जी तो कह रहे हैं कि रोडवे की बस भी जो हवा में चलेगी, उन्हें पता नहीं है गड्ढे से उछल के वैसे ही हवा में चलती है बस। उन्हें जवाब देना चाहिए कि बस तो आप हवा में चला रहे हो, लेकिन प्रदेश का किसान और देश का किसान नहीं भूला है जब आपने थार जो है रोड पर चलाई थी, किसानों के ऊपर रौंद के वो गाड़ी चली गई। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 13 जिलों की 70 सीटों पर 14 फरवरी को वोट डाले गए थे। मतदान के बाद पार्टियां ये पता करने में जुटी हुई हैं कि जनता ने किसके हक में फैसला दिया, यानी किसके लिए उत्तराखंड की जनता ने वोट डाला है। लेकिन इन सबके बीच उत्तराखंड कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम पर एक बार फिर से घमासान छिड़ गया है। एक खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में विधानसभा के लिए हुए मतदान के बाद अब सियासी अटकलों का दौर शुरू हो गया है। इस बार के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी सियासी जंग दिखी और सियासी जानकार भी इस बात का आकलन नहीं कर पा रहे हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा। दूसरी ओर उत्तराखंड कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम पर एक बार फिर से घमासान छिड़ गया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि आला कमान जो भी निर्णय लेगा उस पर सबकी सहमति होगी, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने कहा कि उनकी कोई व्यक्तिगत राय नहीं है और वो आला कमान के निर्णय के साथ हैं। मैंने कहा जो प्रीतम सिंह जी ने कही, जो प्रदीप जी ने कही, जो और जी ने कही, वही सब सही।
धारचूला से पूर्व विधायक हरीश धामी ने 2 टूक शब्दों में साफ कर दिया है कि उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस को समर्थन हरीश रावत के नाम पर दिया है। उन्होंने हरीश रावत को पूनम का चांद करार देते हुए कहा कि उनको मुख्यमंत्री के रूप में केवल हरीश रावत चाहिए। देखिए, आला कमान तय तो आला कमान करेगा, लेकिन उत्तराखंड के जनमानस ने सबने जो है कांग्रेस को जो समर्थन दे रखा है वो हरीश रावत जी के नाम पे दिया, तो निश्चित तौर पर सीएम चेहरा हरीश रावत जी है, उनसे सीनियर लीडर कौन। वहीं सीएम पद को लेकर चल रही बयानबाजी पर कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने कहा कि सीएम को लेकर कोई व्यक्तिगत राय नहीं है, लिहाजा ये आला कमान का फैसला है जिसमें विधायक दल की राय ली जाती है। केंद्रीय नेतृत्व तो है, पार्टी हाईकमान है, ये फैसला हाईकमान पर छोड़ना चाहिए। हमारे परंपरा है कि तो हमारा विधानमंडल की बैठक होती है, चुनाव नतीजों के बाद विधानमंडल की बैठक होती है, उसमें माननीय विधायकों की राय भी ली जाती है, उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व तो निर्णय लेता है। तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि आखिरकार चेहरा तो मुख्यमंत्री। व्यक्तिगत किस तरह से? देखिए, मेरी व्यक्तिगत इस पर कोई राय नहीं है, मैं तो पार्टी के फैसले के साथ हूँ। बहरहाल मतदान के नतीजे 10 मार्च को आने हैं। जनादेश किसको मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस के अंदर सीएम पद के लिए घमासान मचा हुआ है। अब देखना यही है कि कांग्रेस सीएम पद की ऐसी कलह को कैसे शांत करती है। जनता टीवी के लिए हल्द्वानी से योगेश शर्मा की रिपोर्ट। तो जहां एक तरफ ये सियासी गर्मी है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस चुनाव समिति के अध्यक्ष हरीश रावत लगातार क्षेत्र में घूमकर लोगों से उनका हालचाल जानने के लिए वोटिंग का मिजाज भी समझ रहे हैं। आज देर शाम हरीश रावत ने हल्द्वानी बाजार में घूमकर व्यापारियों और बाजार में आए लोगों से बातचीत करते हुए उनका हालचाल जाना। तो वहीं इस दौरान हरीश रावत एक चाय की दुकान पर रुके, जहां उन्होंने बन मक्खन बनाया और वहां मौजूद लोगों को बन मक्खन खिलाते हुए नजर आए। अपने इस तरह के मिजाज के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पूरे उत्तराखंड के साथ ही देश में भी काफी मशहूर हैं। कभी वो जलेबी बनाते हुए नजर आते हैं, तो कभी चाय, तो कभी टिक्की। अपने इस तरह के अंदाज से ही वो अक्सर सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में सुर्खियां बटोरते दिखते हैं। भाई हमारे लिए भी ले लेना। लोगों से कह रहे हैं हम तुम्हारे ही बीच के लोग हैं, तुम ही हमको बनाने वाले हो और आपका आशीर्वाद मिला है ऐसा हमें लग रहा है, हम उसके लिए कृतज्ञ हैं। आज टाइम है तो जरा सा कांडपाल जी के बंद मक्खन चाय का मैं भी विज्ञापन कर रहा हूँ। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। भाजपा का संकल्प है उज्ज्वला लाभार्थियों की होली दिवाली मुफ्त सिलेंडर वाली। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आपके मोबाइल पर हरिभूमि का ई पेपर गूगल प्ले स्टोर से करें डाउनलोड। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सहयोगी अपना दल सोनेलाल की नेता अनुप्रिया पटेल कानपुर पहुंची हैं और तीसरे चरण में चुनाव प्रचार को तेज धार देने के लिए चुनाव प्रचार भी किया। इस दौरान अनुप्रिया पटेल ने साफ तौर पर दावा किया है कि पूरा माहौल उनके पक्ष में नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले 2 चरणों में हुए मतदान के बाद साफ तौर पर कहा जा सकता है कि माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और यूपी के लोग एक बार फिर से एनडीए की सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं। अनुप्रिया पटेल ने बीजेपी उम्मीदवार महेश त्रिवेदी के समर्थन में रोड शो किया और प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील भी की। तो दूसरी तरफ मिर्जापुर में पुलिस की तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन शुरू हो गया, लेकिन मिर्जापुर कलेक्ट्रेट परिसर के गेट पर जुटे सपा और भाजपा सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा। इस दौरान भाजपा अपना दल सोनेलाल के कार्यकर्ताओं ने जिंदाबाद का नारा लगाया, तो जवाब में मुर्दाबाद की नारेबाजी हुई। वहीं सपा ने
जिला प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया है। सपा का साफ तौर पर कहना कि उनके जिला अध्यक्ष को अंदर नहीं जाने दिया गया और धक्का मारकर हटा दिया गया, जबकि भाजपा के जिला अध्यक्ष को अंदर जाने की अनुमति दे दी गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के सामने ही विरोध करते हुए आक्रोश जाहिर किया है। मायावती, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां जोरों पर हैं और बुंदेलखंड में राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की तरफ से चुनावी रैलियां की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा में चौथे चरण के चुनाव होने हैं, जो कि 23 फरवरी को हैं। आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी बुंदेलखंड के बांदा पहुंचकर चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अपने प्रत्याशियों के लिए जनता से वोटों की अपील भी करती नजर आई हैं। जनसभा में बसपा सुप्रीमो ने जनता को संबोधित करते हुए बहुजन समाज पार्टी की नीतियों के विषय में बताया और कहा कि जिस तरीके से पहले बसपा सरकार पूर्ण बहुमत से बनी थी, इस बार फिर 5वीं बार बसपा की सरकार बनने का काम आपको करना है, ताकि जिस तरीके से पहले बसपा शासन में लोगों को सहायता सुविधाएं मिल रही थी, वो दोबारा मिल सके। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी को समाजवादी पार्टी का मजबूत किला कहा जाता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहां की करहल विधानसभा सीट से पहली बार भाग्य की आजमाइश विधायक के तौर पर करना चाहते हैं। अखिलेश के यहां से लड़ने का कारण करहल हॉट सीट भी बन गई है। समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाने वाला मैनपुरी जिला क्या इस बार एक्सप्रेसवे और किसानों की बात के बीच में बटेगा या सपा अपने गढ़ और किले को बरकरार रख पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये खास रिपोर्ट देखिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई। करहल को माना जाता है समाजवादी पार्टी का गढ़। करहल के लोग मानते हैं अखिलेश को घर का लड़का। करहल क्षेत्र को माना जाता है समाजवादी बेल्ट। करहल के अखाड़े में मुलायम के बेटे अखिलेश यादव की परीक्षा। यूपी विधानसभा चुनाव के 2 चरणों का शोर थम चुका है और तीसरे चरण के आगाज के साथ ही मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट हर किसी की जुबान पर है। और हो भी क्यों ना, यहां से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनावी मैदान में जो हैं। करहल की सियासत का अखाड़ा वही है, लेकिन अब नूरा कुश्ती करने वाले धुरंधर बदल गए हैं। एक और जहां मुलायम सिंह के बेटे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, जो संसदीय छोड़कर इस बार विधायकी के रास्ते सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, तो दूसरी ओर मुलायम सिंह के शिष्य एसपी सिंह बघेल हैं। सभी को इस सियासी अखाड़े के विजेता का इंतजार है। आपको बता दें कि करहल विधानसभा सीट हमेशा से ही समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ रही है। अखिलेश यादव के पिता और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की ये राजनीतिक रणभूमि भी रही है। तो इस बार कांग्रेस ने भी साइलेंट सपोर्टर यहां अखिलेश यादव के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा है, जबकि बसपा सुप्रीमो बुआ मायावती ने कुलदीप नारायण को चुनावी मैदान में उतारा है। करहल ऐसे ही सपा का गढ़ नहीं बना। मुलायम सिंह के जातिगत दाव पेच ने यहाँ हर बार सियासी समीकरणों को पलट कर रख दिया है। यही वजह है कि यहाँ सपा की मजबूत किलेबंदी है। यहाँ यादव और मुस्लिम आबादी को मिलाकर करीब 50% आबादी हो जाती है, जिससे कि समाजवादी पार्टी की जीत की राह भी लगभग आसान हो जाती है। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कुल 7 चरणों में मतदान होने हैं, जिसमें पहले और दूसरे चरण का मतदान 10 और 14 फरवरी को समाप्त हो चुका है। वहीं 20 फरवरी को तीसरे चरण के अंतर्गत करहल विधानसभा क्षेत्र में मतदान होने हैं। करहल के 3.7 लाख मतदाताओं में से 1.4 लाख मतदाता 37% यादव हैं। 34,000 लोग ओबीसी हैं और लगभग 14,000 से ज्यादा मुस्लिम और ब्राह्मण आबादी है। इसके अलावा क्षत्रिय 24,000 से ज्यादा है। गौरतलब है कि करहल की तरह आजमगढ़ विधानसभा सीट भी समाजवादी पार्टी का गढ़ है। इसीलिए पहले अखिलेश यादव के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे,
हालांकि अखिलेश यादव ने बाद में करहल विधानसभा सीट के मजबूत समीकरणों के मद्देनजर यहां से चुनाव लड़ने पर मुहर लगा दी। जनता टीवी के लिए न्यूज डेस्क से मनीषा की रिपोर्ट। मिर्जापुर में पुलिस की तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन शुरू हो गया, लेकिन मिर्जापुर कलेक्ट्रेट परिसर के गेट पर जुटे सपा और भाजपा सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा। इस दौरान भाजपा अपना दल सोनेलाल के कार्यकर्ताओं ने जिंदाबाद का नारा लगाया तो जवाब में मुर्दाबाद की नारेबाजी होने लगी। सपा ने जिला प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया है। सपा का कहना, उनके जिलाध्यक्ष को अंदर नहीं जाने दिया गया, धक्का मुक्की की गई, मारा गया, हटा दिया गया, जबकि भाजपा के जिला अध्यक्ष को ससम्मान अंदर जाने दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के सामने ही बैठकर विरोध प्रदर्शन किया और आक्रोश भी जाहिर किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों का प्रचार आजकल जोरों शोरों से चल रहा है। प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को होगा। इस चरण के चुनाव प्रचार में अब केवल 2 दिन का समय बाकी रह गया। राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज झांसी के बबीना में एक जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब मैं 2017 में मुख्यमंत्री बना तो मैंने अपनी पहली यात्रा बुंदेलखंड से शुरू की थी। तब मैंने कहा था कि हम बुंदेलखंड को एक्सप्रेसवे देंगे। अब वो एक्सप्रेसवे पूरा होने जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि याद कीजिए, सपा सरकार में यहाँ अवैध कट्टे बना करते थे, यहाँ अराजकता हुआ करती थी, लेकिन अब बुंदेलखंड में हर घर को नल से पानी मिल रहा है। घर के अंदर ही पानी की टोटी रहेगी, सबको पानी, पर्याप्त पानी और निर्बाध पानी आपको यहां पर बुंदेलखंड में हर गांव में हर घर तक पहुंचाने का कार्य कोई कर रहा है तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, यही नहीं, हर खेत को पानी और हर हाथ को काम, यह भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर रही है। 1 दर्जन से अधिक सिंचाई की परियोजनाओं को हम पूरा कर चुके हैं। 1 दर्जन से अधिक सिंचाई की परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। लोग कह रहे थे रोजगार रोजगार रोजगार, मैंने कहा देखो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बनने दीजिए, डिफेंस कॉरिडोर को बनने दीजिए, सिंचाई के सभी परियोजनाओं को पूरा होने दीजिए। बुंदेलखंड का हमारा युवा रोजगार के लिए बुंदेलखंड के बाहर नहीं, पूरा देश रोजगार पाने के लिए बुंदेलखंड में आएगा और देने वाला बुंदेलखंड का हमारा नौजवान होगा। हमारा बुंदेलखंड अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, बल्कि एक बार फिर से हर बुंदेलखंड वासी कह उठेगा कि मेरा बुंदेलखंड तो सबसे प्यारा है, धरती से न्यारा है, स्वर्ग से भी न्यारा है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का हम सामना कर रहे हैं, कोरोना का। कोरोना कालखंड में मुझे एक बात बताइए, क्या सपा बसपा कांग्रेस के नेता आपका हालचाल लेने के लिए आए थे? क्या अखिलेश जी आए थे? क्या मायावती जी आई थी? दिल्ली से भाई बहन की जोड़ी आई थी? तो जब ये आपका हालचाल नहीं ले सकते, संकट के समय आपके साथ नहीं खड़े हो सकते, तो क्या इनको समर्थन मिलना चाहिए? फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और फ्री में वैक्सीन भी। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? वैक्सीन के लिए किसी को पैसा देने की आवश्यकता तो नहीं पड़ी ना। सपा के समय होता क्या हो जाता, ये वैक्सीन के सब पैसा चार्ज करते, देते भी नहीं, वैक्सीन का निर्माण ही नहीं कर पाते। और अगर भारत सरकार फ्री में वैक्सीन दे रही थी, सपा के लोग इसको भी ब्लैक मार्केटिंग कर देते कि नहीं कर देते? तो इन लोगों से कोई उम्मीद करते हैं क्या? हमने तो फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन देने की बात की। भाइयों बहनों, वैक्सीन का परिणाम है तीसरी वेव कब आई, कब चली गई, कोई पता नहीं।